हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। हम लोग यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड तैयारियाँ करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बात किया था कि हम लोग जल्दी कोर्स शुरू करने वाले हैं, तो ये मेरा पहला कोर्स वीडियो है ऑन स्टील स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग आज पहला चैप्टर इसका देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू स्टील। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिश रहेगी कि छोटे से छोटा वीडियो लेक्चर हो और उसमें ऐसी चीज़ों को कवर किया जा सके जो हमारे सिलेबस में आए, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ओरिएंटेड है। शुरू करते हैं। डिजाइन ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर। हमारे कुछ न्यू चैप्टर्स आएंगे। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का है, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का रहेगा। दूसरा कनेक्शन से रिलेटेड, जिसमें हम लोग बोल्ट, वेल्डेड एंड रिवेटेड कनेक्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट है टेंशन मेंबर के बारे में, फिर कंप्रेशन मेंबर के बारे में, बीम्स, गर्डर, प्लास्टिक एनालिसिस। ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईएससी के लिए। ईएससी की प्रीलिम्स वाली किताब में इसका मैंने देखा है कि 150 क्वेश्चन है, इससे 150 क्वेश्चन है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात आती है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो ये सब हम लोग बात देखेंगे। आज का हमारा चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन। तो शुरू करते हैं। स्टील स्ट्रक्चर का चैप्टर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन। तो हमको स्टील की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले बात की जान लो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्ट। तो हम लोग कंक्रीट से अच्छा खासा बना रहे थे, लेकिन स्टील की जरूरत क्यों पड़ी? तो कंक्रीट हमारा कई जगह पे लैग कर रहा था। कंक्रीट हमारा कई जगह पे लैग कर रहा था। कंक्रीट के अंदर बहुत ज्यादा ब्रिटलनेस है, ये हाई टेंसाइल लोड नहीं ले पा रहा था। तो इन सब चीज को मिटाने के लिए, इसकी प्रॉब्लम को हटाने के लिए स्टील को इस्तेमाल करना पड़ा। स्टील, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कंक्रीट के रिस्पेक्ट में। जैसे क्या कि इसकी स्ट्रेंथ जो है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कंक्रीट। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये ज़्यादा है, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो ज़्यादा है। टफनेस भी ज़्यादा है इसकी, मतलब ये इम्पैक्ट लोडिंग ज़्यादा अच्छे से ले लेगा कंक्रीट के कंपेरिजन में। इम्पैक्ट लोडिंग ज़्यादा अच्छे से ले लेगा, तो टफनेस भी ज़्यादा अच्छी है इसकी। इनवेरिएबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी मतलब क्या? इनवेरिएबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी मतलब क्या? ये कंक्रीट से ज़्यादा होमोजीनियस है। होमोजीनियस है ज़्यादा कंक्रीट से, मतलब सेम टाइप का है। चाहे आप इस स्टील का अगर कोई रॉड लेंगे तो जो कॉम्पोजिशन यहाँ है वही कॉम्पोजिशन यहाँ होगा, ये होमोजीनियस कहलाता है। कंक्रीट से ज़्यादा होमोजीनियस है। इलास्टिसिटी इसकी प्रॉपर होती है, लॉन्ग लाइफ होता है और वेल्डेबिलिटी होती है। आप इसको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस जैसे क्या? ये कोरोजन से बहुत जल्दी विकसित हो जाता है। कोरोजन, इसका मेल्टिंग और मेल्टिंग प्रॉपर्टी है, थर्मल प्रॉपर्टी है इसके अंदर। तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं एज कम्पेयर टू कंक्रीट। ठीक है, इसमें मेंटेनेंस की बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोजन हो रहा है तो मेंटेनेंस की बहुत जरूरत है। ये बात हो गई एक बेसिक डेफिनेशन कह लीजिए स्टील। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्टील की स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। पहले बेसिकली मैं बता दूं, ये माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। हाँ, तो चलिए देखते हैं। पहले देखिए क्या है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, कि हम लोग धीमे धीमे इसमें स्ट्रेन डेवलप कर रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं तो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। तो स्टील जो है कुछ दूरी तक लीनियर वेरिएशन शो करता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पी पॉइंट तक लीनियर वेरिएशन है, स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में लीनियर वेरिएशन। इस पॉइंट को, पी पॉइंट को, जहां तक लीनियर वेरिएशन है, उसको प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट बोलते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट कभी कभी पूछ देता है, ग्राफ के बारे में पूछ देता है क्वेश्चन में, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, जानते रहना चाहिए। फिर ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट है हमारा इलास्टिक लिमिट, यहाँ शो कर रहा है। ए पॉइंट पे क्या, स्टील की जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो यहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है। इसके बाद इलास्टिक प्रॉपर्टी खत्म, मतलब यहाँ तक, ए पॉइंट से पहले तक आप स्टील को
स्ट्रेस देंगे और फिर छोड़ेंगे तो वो अपने नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। बी क्या है, बी है यील्ड लिमिट, कि अब यहाँ से यील्डिंग शुरू हो जाएगी, डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। तो बी और सी ये दोनों यील्ड लिमिट है, बी अपर है और सी लोअर है। फिर डी आता है, सी टू डी, सी टू डी एक तरह से प्लास्टिक रीजन है। सी टू डी जो आपका शो हो रहा है ये प्लास्टिक रीजन है। यहाँ स्ट्रेस में तो कुछ खास अंतर नहीं आया, बट आपका स्ट्रेन बढ़ रहा है, प्लास्टिक रीजन है। देन डी टू ई, डी टू ई, डी टू ई हमारा अब स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग पोर्शन। एंड ई टू एफ में ई पॉइंट हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस, इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले पाएंगे। ई टू एफ में अब हमारा स्ट्रेस गिर रहा है, तो स्ट्रेन सॉफ्टनिंग पोर्शन भी बोलते हैं ई टू एफ। और यहाँ पे एक चीज शुरू हो जाती है, नेकिंग शुरू हो जाती है, नेकिंग शुरू हो जाती है, नेकिंग स्टार्ट किया। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि नेकिंग कहाँ से शुरू होती है, तो याद रखिएगा अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद से शुरू होती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डायग्राम है स्टील का, ये माइल्ड स्टील के लिए है, ऐसे सबके लिए लगभग ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, देखेंगे हम। हाँ, तो हम लोग O2P क्या चेक किए थे, O2P जो हमारा था, O2P था प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट वाला फेज, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड है, मतलब क्या, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट मीन्स स्ट्रेस इक्वल टू ई टाइम ई, और ई क्या है, यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, नेक्स्ट ए पॉइंट क्या था, ए पॉइंट था इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यहाँ पे इलास्टिसिटी मटेरियल की खत्म हो गई ए पॉइंट पे। बी पॉइंट क्या था, अपर यील्ड लिमिट, अपर यील्ड लिमिट। सी क्या था, सी था लोअर यील्ड लिमिट, लोअर यील्ड लिमिट। अगर आप लोग को ध्यान नहीं आ रहा तो एक बार ये फिगर देख के वीडियो पॉज करके ये फिगर बना लीजिए, शुरुआत वाला बनाइएगा, जो मैंने लिख दिया है इससे पहले जो शुरुआत में था वो बना लीजिए, वीडियो पॉज करके वहां पे जाके, और फिर इसको देखिए क्या था। डी क्या था, डी था एंड ऑफ प्लास्टिक जोन, एंड ऑफ प्लास्टिक जोन, एंड ऑफ प्लास्टिक जोन। और सी टू डी आप क्या कह सकते हैं, प्लास्टिक जोन का। ठीक है, डी टू ई क्या था, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, स्ट्रेन हार्डनिंग। ई अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस। ई टू एफ स्ट्रेन सॉफ्टनिंग भी कहते हैं। और यहाँ पे नेकिंग, एक सबसे अच्छी चीज थी कि यहाँ नेकिंग हो रहा है। नेकिंग मतलब क्या, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, जैसे ये रॉड है तो अब जब टूटने लगेगा तो रॉड थोड़ा सा इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे पतला होने लगता है, ऐसे इसमें क्रॉस सेक्शन पतला होने लगता है, और फिर पतला होते 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 होते, होते यहीं से टूट जाएगा। तो ये जो पतला हो रहा है इसको नेकिंग कहते हैं। तो नेकिंग यहाँ स्टार्ट होती है। और एफ क्या है, हमारा फ्रैक्चर पॉइंट है। तो ये बेसिक बेसिक बात हम लोग जान गए, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हमने ये व्हाइट वाला कर्व देखा था माइल्ड स्टील के लिए, ठीक है। सारे स्टील में कार्बन कंटेंट होता है, कार्बन की उस सब में कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, कार्बन कंटेंट होता है। कार्बन कंटेंट के ऊपर डिपेंड करती है उसकी प्रॉपर्टीज। अब देखिए, माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट करीब करीब 0.23 के करीब है, कास्ट आयरन में 2.15 से ज्यादा है। तो देखिए, कार्बन कंटेंट बढ़ा तो स्ट्रेस कैपेसिटी बढ़ गई, लेकिन फ्रैक्चर पॉइंट जल्दी आ रहा है, ये देखिए। और कार्बन कंटेंट घट रहा है
तो स्ट्रेस कैपेसिटी भी घट रही है, लेकिन फ्रैक्शन पॉइंट थोड़ा लेट आ रहा है। तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि जब जब कार्बन कंटेंट इंक्रीज करेंगे हम, कार्बन कंटेंट इंक्रीज करने पे स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन मटेरियल का फ्रैक्चर अर्ली हो जाएगा और एकदम अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। आपका देखो प्लास्टिक रीजन नहीं मिल रहा है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब टूट गया। तो एक तरह से मटेरियल आपका ब्रिटेल हो जाएगा, आपका मटेरियल ब्रिटेल हो जाएगा। मीन्स कार्बन परसेंटेज इंक्रीजेस, देन स्ट्रेंथ इंक्रीजेस एंड ब्रिटेलनेस इंक्रीजेस। तो डक्टिलिटी कब इंक्रीज होगी? जब कार्बन परसेंटेज हम घटाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रॉट आयरन है, ये माइल्ड माइल्ड स्टील है, ये कास्ट आयरन है। अब कभी कभी दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि भैया यहाँ पे तो हमको यील्ड स्ट्रेस सामने सामने मिल जा रहा है बी पॉइंट पे, रॉट आयरन और कास्ट आयरन के केस में कब मिले? तो इसके लिए एक कंसेप्ट आता है कि रॉट आयरन और कास्ट आयरन जहाँ पे आपको क्लियर फेलियर शो नहीं हो रहा है कि कहाँ से अब फेलियर शुरू हो रहा है, ऐसे केस में 0.2% स्ट्रेन से एक आप टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए इसकी इनिशियल टेंजेंट के पैरेलल, वो जहां पे कट करेगा दैट विल बी योर Fy यील्ड स्ट्रेस, दैट विल बी योर यील्ड स्ट्रेस। ये याद रखिए। अब आती है कुछ थ्योरी, डिजाइन थ्योरी। हमने बेसिक चीज बात कर ली, अब कुछ डिजाइन थ्योरी, इनके की पॉइंट्स पे हम लोग ज्यादा चर्चा करेंगे मोटी मोटा। पहला आता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड को हम लोग इलास्टिक मेथड भी बोलते हैं, इलास्टिक मेथड भी। एक रफली हम ग्राफ बना रहे हैं समझने के लिए। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जैसे हमने ये ग्राफ देखा था, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड कहता क्या है कि आप जो डिजाइन करिए अपने मटेरियल को, वो वर्किंग स्ट्रेस आपके यील्ड के नीचे ही रहे, इस वाले जोन में ही रहे। वर्किंग स्ट्रेस इस वाले जोन में, इधर का इस्तेमाल करिए ही मत, क्यों रिस्की है, इधर का इस्तेमाल करिए ही मत। तो मतलब आपका अल्टीमेट रिस्क इधर, अल्टीमेट स्ट्रेस यहाँ कहीं हो सकता है, लेकिन इन पर कुछ चिंता ही नहीं करनी है। हम अपना स्ट्रेंथ को मटेरियल के यील्ड से कम ही मान के चलेंगे और हम लोग डिजाइन करेंगे। लोड को हम लोग जो भी लोड लेना है उसको फैक्टराइज कर लेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई करके, और फिर जो भी हमारा स्ट्रेंथ है यील्ड के नीचे तक का, उसको कम मानते हुए हम लोग डिजाइन कर लेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हो क्या रहा था कि जैसे कि हमारी स्ट्रेंथ की असली क्षमता है 100 न्यूटन झेलने की, लेकिन हम मानेंगे कि 80 न्यूटन ही झेल सकता है। 80 न्यूटन, मान लो एक लकड़ी है, एक लकड़ी या एक रॉड है, स्टील का रॉड है, वो 100 न्यूटन तक झेल सकता है, लेकिन हम उसको मान क्या रहे हैं कि 80 न्यूटन ही झेल सकता है। वर्किंग स्ट्रेस यही है, ठीक है, 80 न्यूटन ही झेल सकता है। तो अब होगा क्या, जब 400 न्यूटन, मान लो कोई 400 न्यूटन झेलने की चीज बनानी है, तो हम इससे बनाते 4 रॉड लेके बना देते, काम बन जाता। अब इससे बनाना होगा तो हमको 5 रॉड लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो 5 रॉड के हिसाब से हम ज्यादा मटेरियल यहाँ दे दिए, तो लेकिन ये सेफ तो है, सेफ है कि हम क्या कहते हैं स्ट्रेंथ कम आते हुए कर दिए, सेफ तो है, लेकिन अनइकोनॉमिकल है। कहाँ यहाँ 4 रॉड की जरूरत पड़ी थी, कहाँ ये 5 रॉड। तो इसका जो सबसे बड़ा की पॉइंट आता है वर्किंग स्ट्रेस का, कि सेफ तो है, सेफ तो है, बट अनइकोनॉमिकल है, अनइकोनॉमिकल है, ठीक है। तो ये वर्किंग स्ट्रेस में ये चीज को ध्यान में रखिएगा वर्किंग स्ट्रेस में। बाकी कई अजम्पशन वगैरह हैं, वो हम लोगों को उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक लास्ट में मैं जनरल अजम्पशंस को लिख दूंगा। पहले ये मेथड समझते हैं।
फिर वर्किंग स्ट्रेस के बाद एक आया अल्टीमेट लोड मेथड। अल्टीमेट वाले ने बोला कि हाँ यार, वर्किंग वाला तो बहुत कम स्ट्रेंथ मानते हुए काम कर रहा था, चलो करते क्या है कि हमने हमने देखा था कि स्टील फेल होने से पहले एक अल्टीमेट लोड तक जा रही है, स्टील फेल होने से पहले एक अल्टीमेट लोड तक जा रही है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए डिजाइन करते हैं। मान लो अल्टीमेट लोड क्या था, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, कहने मत लगना कि सर यहाँ तो स्ट्रेस है, आप लोग कैसे यहाँ किलोमीटर लगे। मान लो कि 200 किलोमीटर वो झेल सकता है, 200 किलोमीटर झेल सकता है, तो अब हम करेंगे क्या। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस हमारा जो लोड आ रहा है 180 किलोमीटर आ रहा है, 180 किलोमीटर आ रहा है, एक डंडी इसकी झेल, तो हमने एक डंडी लगाई, 180 किलोमीटर यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, ठीक है, हमारा सेक्शन जो होगा प्रीवियस के कंपैरिजन में क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल तो होगा, इकोनॉमिकल तो होगा क्योंकि कम मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। बट प्रॉब्लम क्या हो गई कि अब अल्टीमेट लोड तक की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेट लोड आने से पहले तक एक लार्ज डिफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है, लार्ज डिफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है। तो ये एक ड्रॉबैक आने लगा। वे अल्टीमेट लोड तक तो ठीक था, लेकिन अब हम लोग को लार्ज डिफॉर्मेशन मिल रहा है, तो इसको कैसे टैकल करेंगे। ऐसा भी तो नहीं चाहिए हमको कि लोड चलो ठीक है सह जाए, लेकिन हमारी बीम ऐसे डिफॉर्म होकर लटकी हुई है, लोड कैरी कर लेंगे लेकिन डिफॉर्म हो गई, ऐसा भी नहीं चाहिए। तो लास्ट में एकदम रिफाइंड होकर निकला लिमिट स्टेट मेथड। देखो इसको मैं इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आरसीसी में ज्यादा डिटेलिंग पे पढ़ा जाएगा। लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड में क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा कि तुम लोड को भी फैक्टराइज करो, लोड को इंक्रीज कर दो पार्शियल फैक्टर से। मान लो लोड हमारा डेड लोड कुछ लग रहा था, उसको भी पार्शियल फैक्टर से इंक्रीज करो, मानो कि तुम्हारा लोड अधिक आ रहा है, और स्ट्रेंथ को कम मानो, स्ट्रेंथ को कम मानो पार्शियल फैक्टर के, पार्शियल फैक्टर। इन्होंने यहाँ से फिर एक डिफाइन किया कैरेक्टरिस्टिक लोड, और यहाँ पे एक स्ट्रेंथ डिफाइन किया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक लोड और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या था, वो इन्होंने कई लोड देखा, कई मान लीजिए 100 लोड देखे, 100 लोड कॉम्बिनेशन देखे। इन्होंने देखा कि एक ऐसा लोड है, एक ऐसा लोड है पी, जो जिससे ऊपर केवल 5 बार, मतलब 100 में से 100 सैंपल था, 100 में से केवल 5 बार ही इस लोड को वो एक्सीड हो रहा है, तो इन्होंने इसको कैरेक्टरिस्टिक लोड बना दिया। ये लोड जो है, मैक्सिमम लोड जो है पी जो है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक लोड है, पूरे पूरे सैंपल में केवल 5% टाइम ही ये एक्सीड हुआ है, इससे ज्यादा जो लोड आया है 5% टाइम ही आया है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या था, यहाँ पे तो 5% बार वो लोड एक्सीड हुआ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में उन्होंने बोला कि 100 सैंपल इन्होंने चेक किए, फिर से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 सैंपल उन्होंने चेक किए, सबको तोड़ तोड़ के देखा कि क्या स्ट्रेंथ आ रही है सबकी, तो उन्होंने देखा केवल 5% सैंपल ऐसे हैं, 5 सैंपल ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ मान लीजिए S1 स्ट्रेंथ से कम है, 5% सैंपल ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ S1 से कम है। तो हमारा S1 क्या हो गया, S1 हो गया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गया, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गया। लिमिट स्टेट मेथड ऐसे है, इन्होंने लोड को बढ़ाया, स्ट्रेंथ को घटाया, और दोनों को साथ में लेके चले। तो अब यहाँ से जो डिजाइनिंग हमारी बनी वो इकोनॉमिकल भी बनी,
और सेफ भी बनी, इकोनॉमिकल भी बनी, सेफ भी बनी। हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात होती है, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो देखिए मैं अगला स्लाइड ऐड किया हूँ कि नहीं, नहीं ऐड किया हूँ, नहीं देख लीजिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करें तो कभी कभी पूछ देता है, तो WSM, LSM, ULM की बात ही नहीं करें, ULM में मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम थी, WSM में सबसे ज्यादा थी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि हम लोग यहाँ जितना मटेरियल चाहिए था उससे ज्यादा देते, 10%, और LSM में 5% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देख रहे 5% का जो ले रहे हैं हम लोग, यही हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ठीक है, तो ये बात हो गई लिमिट स्टेट मेथड में। कुछ उसमें डेड लोड, लाइव लोड के कॉम्बिनेशन आते हैं, वो हम लोग RCC में देखेंगे, यहाँ नहीं देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, कुछ परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, अब देखिए लिमिट स्टेट मेथड के बाद एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारा स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर, हम बिल्डिंग बना रहे हैं, बीम बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चर कितना लोड लेगा, कितना लोड कैरी करेगा, उसका एक बेसिक फॉर्मूला आता है, परमिसिबल स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेंथ इनटू उसकी कौन सी एरिया उसको झेल रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसी फॉर्मूले को आगे इस्तेमाल करने से पहले हम लोग कुछ परमिसिबल स्ट्रेसेस के बारे में बात करते हैं। क्या कि जब हम बियरिंग लग रही है किसी के ऊपर, Fy यहाँ पे हमारा यील्ड स्ट्रेस रहेगा, और माइल्ड स्टील के लिए यील्ड स्ट्रेस कुछ 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर आता है। ठीक है, तो बात करें जब बियरिंग टाइप लोड है, मतलब कॉलम या बेस प्लेट है, तो हमारा जो परमिसिबल स्ट्रेस आता है वो आता है 0.75 Fy। माइल्ड स्टील के लिए यहाँ कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा लास्ट में। ठीक है, 0.75। बेंडिंग के लिए, बेंडिंग के लिए 0.66 Fy। टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए 0.6 Fy। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए 0.45 Fy एंड एवरेज शियर स्ट्रेस के लिए 0.4 Fy। इनको मल्टीप्लाई कर करके देख लेंगे, ये करीबन 185 आएगा, ये 165 आएगा, ये 150 आएगा, ये 110 आएगा, ये 100 आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, एंड्योरेंस लिमिट, एंड्योरेंस लिमिट। तो पहले मैं बता दूं, माइल्ड स्टील के लिए एंड्योरेंस लिमिट होती है 185 न्यूटन पर mm। लेकिन ये होती क्या है, ये होती क्या है, ये होती है वो स्ट्रेस, वो स्ट्रेस 186 होती है, सॉरी 186 होती है, कभी कहीं 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 पे 185 देखेंगे। ये होती क्या है एंड्योरेंस, ये वो स्ट्रेस है जिसपे हम स्टील को इनफाइनाइट बार लोड कर देंगे, इनफाइनाइट बार लोड कर देंगे तो भी स्टील हमारा ब्रेक नहीं होगा, फैटिग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एंड्योरेंस लिमिट वो होती है, स्टील को हम इस लोडिंग पे इनफाइनाइट टाइम्स लोडिंग कर देंगे तो भी हमारा स्टील फेल नहीं करेगा, फैटिग नहीं करेगा। ठीक है, तो एंड्योरेंस लिमिट ऑफ स्टील याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंट्रोडक्टरी क्लास में इतना ही है, कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको। जैसे क्या, हम लोग
LSM को ज़्यादा प्रेफर करेंगे लिमिट स्टेट मेथड में। लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग LSM ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब जब बात आएगी यील्ड वैल्यू पे, हम लोग परमिसिबल स्ट्रेस की बात करें, जब जब बात आएगी कि यील्ड वैल्यू पे इस्तेमाल करना है तो हम लोग Fy/1.1 तक की बात करेंगे। और जब बात आएगी कि अल्टीमेट वैल्यू को लेना है तो वहां फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग 1.25 लेंगे। ठीक है, ये शीयर के केस में एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड हो जाता है √3 to 1.1। इन सब का लॉजिक है, और यहाँ अल्टीमेट में भी √3 आ जाएगा इंटू 1.25। ठीक है, इसका 2-3 लॉजिक है, लेकिन उसमें जाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब जैसे एक लॉजिक मैं आपको बता दूं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों ज़्यादा ले रहे हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ में 1.25, क्योंकि हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे आ चुके हैं। दैट मीन्स कुछ फेलियर्स हो चुका है, तो एकदम अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे हम डिजाइनिंग करेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ एकदम F2 पे ही डिजाइनिंग करने लगेंगे, तो हल्का सा भी स्ट्रेस में इधर उधर हुआ तो हम सीधे फेल की तरफ मेकिंग जोन में चले जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेते हैं एज कम्पेयर टू यील्ड स्ट्रेंथ। शीयर के केस में √3 एक्स्ट्रा डाल दिए, मतलब शीयर के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा डाल दिए। इसका भी कारण है कि शीयर के केस में माइक्रो क्रैकिंग होनी शुरू हो जाती है। जहाँ पे शीयर भी लग रहा होता है, टेंशन भी लग रहा होता है, तो माइक्रो क्रैकिंग शुरू हो जाती है। इसलिए उसको और हम लोग वेटेज देते हुए √3 एक्स्ट्रा डाल देते हैं। तो कुछ ये सारी चीजें बातें हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में हम देखेंगे कनेक्शन। एक ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, और मैं आगे की क्लास में कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस भी ऐड करने की, जिससे आप लोगों का रिवीजन हो सके। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, साथ में पढ़ा जाए और एग्ज़ाम क्रैक कीजिए। थैंक यू।